और अब अगली बड़ी खबर हम आपको राजस्थान के जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर द्वितीय चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें, आज देश भर के 13 राज्यों में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, जहां पर राजस्थान में भी दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि पहले चरण से ज्यादा मतदान दूसरे चरण में हुआ है। साथ ही 13 सीटों पर 152 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद होगा और 4 जून को परिणाम आएंगे। वही हमारे साथ पूजा जोशी हमारे साथ जुड़ गई है, स्टेट हेड। इनसे और अधिक जानकारी लेंगे और हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। क्या कुछ माहौल है पूजा जी वहां पर और कैसी स्थिति है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में दूसरे चरण के लोकसभा सीटों यानी कि 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। और इस बीच इन 13 लोकसभा सीटों का मैं जिक्र करूं तो जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, इन सीटों पर जो है आज मतदान हो रहे हैं। और आज दूसरे चरण के मतदान है, ये लोकतंत्र का पर्व है। आप देख सकते हैं कि इन 13 सीटों पर 152 उम्मीदवार हैं और इन 152 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम मशीन में आज कैद होगा। और इतना ही नहीं, सुबह 7 बजे से जो है मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें भी देखी गई है। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता वोट कास्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पहले चरण से कहीं ज्यादा इस बार दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। मैं आपको वोटिंग प्रतिशत की बात करूं तो इन सीटों पर, इन 13 सीटों पर 50.27% वोटिंग अभी तक हो गई है। और सबसे ज्यादा बांसवाड़ा सीट पर 60.01% मतदान हुआ है। यानी कि बांसवाड़ा एक ऐसी सीट है जिस पर सबसे ज्यादा, राजस्थान में जो 13 सीटें हैं उनमें से एक बांसवाड़ा सीट है जहां सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है। इसी के साथ बाड़मेर सीट पर 59.71% वोट पड़े हैं और पहले चरण में 3 बजे तक 41.51% वोटिंग हुई है। कहने का तात्पर्य यही है कि पहले चरण से ज्यादा दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। जैसे ही पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत घटा था और जिस तरीके से मतदाताओं ने वोट कास्ट नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां, पर एक तरीके से यूं भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है और ये उनके लिए सोचने, और वोटिंग प्रतिशत घटने पर मुझे लगता है कि सभी के लिए ये एक सोचने वाला विषय होता है कि वोटिंग प्रतिशत आखिरकार क्यों घटी। लेकिन पिछले पहले चरण के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत अच्छी हुई है। इसी के साथ जी, सुबह से पहले चरण में हमने देखा कि आपने भी बताया कि नेताओं वोटिंग जो प्रतिशत था वो काफी घटा था और अब दूसरे चरण में जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ा है। तो किन मुद्दों को लेकर द्वितीय चरण का जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ा है? किया, सुबह बूथ पर पहुंच करके इन्होंने जो है देखिए, आप देख सकते हैं कि मुद्दों की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है कि विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है और विकास के मुद्दों पर ही हार और जीत का फैसला तय होता है। हालांकि हार और जीत का फैसला 4 जून को होगा। सभी 152 उम्मीदवारों का जो भाग्य है वो अब जनता के हाथ में है। जनता ने किसको क्या सोचकर, क्या समझकर वोट दिया है वो 4 जून को फाइनल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है वो विकास के मुद्दे होते हैं, मूलभूत सुविधाएं होती है, जिसको देखते हुए जो है जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जनता यही सोचती है कि इन 5 साल में किस प्रकार प्रतिनिधि हमारे काम आएगा और किस तरीके से हमारी सुनवाई करेगा, जन सुनवाई करेगा, हमारे गांव की, हमारे शहरों का निर्माण करेगा, उसका विकास करेगा। तो यही सब चीज़ों को सोच करके जो है वोट कास्ट होता है, वोटिंग की जाती है। आप देख सकते हैं कि इस बार जो है वोटिंग प्रतिशत इसलिए बढ़ा क्योंकि पहले चरण में कहीं ना कहीं मतदाता जागरूक नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से सेकंड चरण में चुनाव प्रचार हुए और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश दिए या अन्य दल
दल, अन्य पार्टी ने संदेश दिया और लोगों को जागरूक किया, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे वोटिंग में जो है देखा गया। अब ऐसे में आज सुबह से ज़्यादा देखा जा रहा था कि युवाओं से ज़्यादा बड़े बुजुर्ग जो है वोटिंग में मैं ये कहूँ कि मतदान करने में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। युवा तो भले ही बहुत कम थे, ऐसी कई सीटें थी जहां युवाओं से ज़्यादा बड़े बुजुर्ग नजर आए। कतारों में लगे, लंबी लंबी कतारों में लग कर के बड़े बुजुर्ग जो है मतदान करने पहुंचे। और इसी के साथ बड़े बुजुर्गों से जब बात याद आती है तो एक खबर और सामने आती है, भीलवाड़ा में एक बुजुर्ग की मतदान केंद्र पर मतदान करते समय मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वो कतार में लगा हुआ था और काफ़ी देर से वो स्वस्थ थे, वो बात कर रहे थे सभी लोगों से, लेकिन जैसे ही उनका नंबर आया तो मौके पर ही उनको घबराहट हुई और ऐसे में वो चक्कर खाकर नीचे गिर गए, जिससे कि जैसे ही आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और ऐसे ही कई लोकसभा सीट थी जहां पर कई मैं यूँ कहूँ दंगे भी हुए। अगर मैं बात करूँ बाड़मेर की, तो बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है, उनके समर्थक और कांग्रेस से उर्मिदाराम बेनीवाल के समर्थक में भी झड़प हुई और ऐसे में आधे घंटे तक जो है वोटिंग को रोका गया। पुलिस प्रशासन ने समझाइश की, रोक की, उसके बाद में वहीं से वोटिंग जो है शुरू हुई। ऐसे बहुत सारी लोकसभा सीटों पर ऐसे मामले देखे गए। हालांकि कई जगह ऐसी भी थी जहां कुछ मिजाज माहौल भी नजर आया, कुछ नया भी देखने को मिला। आप देख सकते दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी है वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और कई तरह से जो है उत्साह लोगों में यहाँ नजर आया, वोटिंग करते हुए लोग नजर आए। कई जगह इस प्रकार की खबरें आई, झड़प की, लड़ाई की, झगड़े की, समर्थकों की, मतदाताओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है। मैं आपको वोटिंग प्रतिशत की बात करूं तो जोधपुर में 50% वोटिंग हो चुकी है, बाड़मेर में 59.71% हो चुकी है, कोटा में 54.78 हो चुकी है, जालौर में 49.85 हो चुकी है, पाली में 44.27 हो चुकी है, बांसवाड़ा की अगर हम बात कर ले तो 60 सुरक्षा व्यवस्थाओं की मैं बात करूं तो मीनाक्षी देखिए, सुरक्षा व्यवस्था थी पानी की, और पानी की सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि गर्मी का समय और गर्मी में बिना पानी के कोई भी मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं खड़ा रह सकता, क्योंकि गर्मी का माहौल जो है बहुत ज़्यादा है और गर्मी होने से कहीं ना कहीं चक्कर, जी घबराना, घबराहट देखी जाती है। इसी के साथ में पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद थी। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जो है बंदोबस्त यहाँ किए गए थे कि किसी भी प्रकार का शांति यहाँ ना देखी जाए, किसी भी प्रकार का माहौल जो है बिगड़ता हुआ नजर नहीं आए। तो पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से माहौल, मैं यूं कहूं कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई थी। मीनाक्षी, पूजा जी, एक चीज और, जैसे कि पहले चरण में जो वोटिंग हुई थी वो प्रतिशत काफी घटा था, दूसरे चरण में जैसे कि आपने बताया जो इस बार है वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो वहां पे मौसम कैसा है? जैसे कि एक वजह सामने आई थी कि गर्मी की वजह से जो वोटर्स थे वो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पहले चरण में मुख्य वजह यही रही, क्योंकि 19 अप्रैल को बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सुबह 7 बजे से ही चिलचिलाती धूप और तेज़ धूप देखी गई थी, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि वोटिंग प्रतिशत घट गया। लोग जो है अपने पर्सनल काम के लिए भी बाहर जाने से कतराते हैं, तो ये तो मतदान का टाइम था, मतदान का समय था, तो ऐसे में लोग जागरूक नहीं थे। उन्होंने ये सोचा कि हम शाम को चले जाएंगे, और शाम को जाने वाले वही कि घर के काम हो जाते हैं। महिलाएँ भी ये सोचकर रुक जाती है कि हमें हमारे काम करने, पर्सनल बहुत सारे काम होते हैं, या यूं कहे कि दफ्तर में जाना होता है, या और भी बहुत सारे प्राइवेट जॉब है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो लोग कहीं ना कहीं जागरूक नहीं थे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो ये भी खास वजह हो सकती है। लेकिन दूसरे चरण में आप देख सकते हैं कि जागरूकता देखी गई है, क्योंकि पहले चरण में जब वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था तो कहीं ना कहीं मीडिया वालों ने सुर्खियों में दिखाया था कि इस प्रकार यहाँ ये वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए ये समस्या वाली घड़ी थी, उनके लिए चिंताजनक ये बात हो गई थी। लेकिन अब जिस प्रकार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, अब दूसरे चरण में जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर एक रौनक देखी जा रही है। रौनक के साथ मैं आपको मीनाक्षी एक मुद्दा है जो बताना चाहूंगी, मैंने सुबह भी लाइव में बताया था। देखिए, राजस्थान में मुद्दों की हम बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, इन्हीं पर चुनाव होता है, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से गर्मी ने अपना पारा चढ़ा रखा है, वैसे ही सियासत का पारा भी चढ़ा हुआ है। आप देख सकते
सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कई सियासी, कई चौंकाने वाले खुलासे जो है लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से एक दिन पहले किए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को बताया, मीडिया को बताया कि किस तरीके से पेपर लीक में पुरानी सरकार या कांग्रेस सरकार का हाथ था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरी तरीके से हाथ था, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। वो सारी चीजें जो है लोकेश शर्मा जो कि ओएसडी है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे, उन्होंने ये सारी बातें मीडिया के सामने रखी। इसके अलावा फोन टैपिंग मामला भी यहाँ देखा गया। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि लोकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा पर आरोप लगाया कि वो सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। ऐसे बहुत सारे बयानबाजी जो है देखने को मिले। अब इन्हीं बयानों को लेकर के लोकेश शर्मा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमलावर हो गई कांग्रेस पार्टी पर। आप देख सकते हैं अशोक गहलोत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस प्रकार की बातें अब आप देख सकते हैं चुनावों में निकल करके सामने आ रही है। किस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ अन्याय किया है। पेपर लीक जैसे मामले, जो पूरे साल भर जो है युवा पढ़ाई करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपना दमखम लगाते हैं, सारी चिंताओं को छोड़ करके सिर्फ उनका लक्ष्य होता है कि वो अपने भविष्य को बनाए, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे बयानबाजी भी इन चुनावों में देखने को मिले। इसको लेकर हालांकि अशोक गहलोत ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का समय है। जनता को गुमराह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और धर्म की राजनीति जो है, हिंदुत्व की राजनीति, धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। विकास के मुद्दों से इन्हें कोई जरन सरोकार नहीं है, विकास के मुद्दों पर कोई बात नहीं की जाती है। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर भी कई सवालिया निशान उठे। तो लगभग प्रचार प्रसार हुआ, बयानबाजी हुई, सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन जनता बखूबी जानती है कि किस प्रतिनिधि ने या किस नेता ने, किस सांसद ने उनके लिए काम किया है, कौन उनके हित के लिए है, कहां विकास के मुद्दे पर बात हुई है, कहां विकास हुआ है, ग्रामीणों में कितना बदलाव हुआ है, शहरों में कितना बदलाव हुआ है। वो सारी चीजें जनता बखूबी जानती है। चूंकि जनता पढ़ी लिखी है, जनता जनार्दन है, वो अच्छे से जानती है। और अब वही चीज जो है 4 जून को देखी जाएगी कि जनता ने किसका भाग्य चमकाया है, जनता ने किसको मौका दिया, जनता ने किस पर विश्वास जताया है। जी बिल्कुल पूजा जी, वोटिंग प्रतिशत जो है पहले चरण में कमा, फिर अब दूसरे चरण में जो है राजस्थान में आपने बताया कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि जो बीजेपी पार्टी है वो खुद को ऑप्टिमिस्टिक मानती है, तो बाकी विपक्ष के लिए आप क्या कहेंगे और कैसा स्थिति वहां पर नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही अपने आप को आश्वस्त कर लिया था। उनका तो यही मानना है कि राजस्थान में पिछले 2 बार 2014-2019 के लोकसभा चुनाव हुए, उसकी तरह ही 25 की 25 सीटें इस बार भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी लाएगी। पूरी तरीके से आश्वस्त है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार वाला नारा है वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ भुनाते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि इस बार भी राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी, कमल का फूल खिलेगा, डबल इंजन की सरकार आएगी, विकास मुद्दों पर बात होगी, जनता हमें अपना प्यार, अपना समर्थन देगी। भले ही भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आश्वस्त है, लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है, अन्य दल भी कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार अपना पूरा दमखम लगा दिया था चुनाव प्रचार में। भले ही जो है बड़े पार्टी या बड़ी लीडर्स यहाँ नहीं देखे गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबको देखा गया, लेकिन फिर भी पूरा दमखम लगाया राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। जहां जहां भी सभाएं की वहां सरकार को घेरते हुए नजर आए, विकास के मुद्दों पर या और भी कई तरह की बातों पर जो है यहाँ बयानबाजी हुई। और विपक्ष भी कहीं ज्यादा भी नहीं तो विपक्ष को इतना तो भरोसा ही है कि जनता उन्हें एक बार मौका जरूर देगी। और 25 सीटों की तो बात नहीं कर सकती मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, मुकाबला टक्कर का रहेगा, ज्यादा भी नहीं तो हम 15 सीटें तो यहाँ पर लेकर आएंगे। दोनों तरफ से दोनों पार्टियां आश्वस्त है, लेकिन ये तो जनता जानती है कि किसका भाग्य खुलने वाला है और जनता किसको पसंद करेगी, किस पर विश्वास जताएगी, वो 4 जून को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल पूजा जी, हमें 4 जून तक इंतजार करना होगा कि जनता किसको सत्ता का अधिकार देती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।